My dear, today we are going to learn depression of freezing point. Depression of freezing point. At first, we have to see about freezing point. The temperature at which a substance or a liquid freezes. जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज कर जाए उसी टेम्परेचर को उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई लिक्विड फ्रीज करता कब है, कोई लिक्विड फ्रीज करता कब है, सवाल यहां है। तो मैं बताऊं कि जब उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड अवस्था में जो उसकी वेपर प्रेशर है, अगर वह उसकी सॉलिड अवस्था की, सॉलिड स्टेट की वेपर फेज के बराबर हो जाए तब जाकर वह फ्रीज करता है। छोटी सी बात बताया है, गौर करने लायक है कि जब किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट में उसकी जो वेपर प्रेशर है वह उस सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर हो जाए तब जाकर वह फ्रीज करता है। और उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये खेल होता है उसको, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गई। अब समझना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सोलवेंट जब एकदम प्योर है, अभी इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट। लेकिन जैसा ही इसमें सोल्यूट आप मिलाते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप मिलाते हो, इसका वेपर प्रेशर हो जाता है कम। और उसको मैं पहले से ही जानता हूं इस बात को, ये P1 मैंने बताया। अब देखिए कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जब प्योर अवस्था में है, प्योर है सोलवेंट, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट। और जब इसमें जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिए तब इसका सॉल्यूशन में इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट TF से मैंने सूचित किया है। होता क्या है कि जैसे ही इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो मुझे बताना है कि जब प्योर था उसमें से कितना कम हुआ, जब इसमें नॉन वोलेटाइल को मिक्स किया गया तब सॉल्यूशन में इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ। जितना कम हुआ उसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी सीधी सी बात है कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से आप सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। उसी बात को मैंने कहा कि डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी को मैंने दिखाया है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से मैंने सूचित किया है। और ये देख ही रहे हैं आप कि प्योर के फ्रीजिंग पॉइंट में से हमने सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस किया है और मुझे मिल गया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले क्लास में बताया था कि जिस प्रकार से जो है सो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन की मोलेलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक उसी हालात में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन की मोलेलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बात मैंने यहाँ लिखा है। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं मुझे कांस्टेंट मिलता है K, इसको मैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और मोलेलिटी का फार्मूला तो मुझे मालूम है सर, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू, और मोलेलिटी का फार्मूला W2/M2 × 1000/W1 बस। और डेल्टा TF को ये भी कहते हैं TF नॉट माइनस TF। मैंने इसमें से जो भी आपके यूज लाइक हो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं और यूज करके अपना काम करते हैं। एक बड़ी बेहतरीन बात यहाँ मैंने बताया है
कि ये जो मेरा कांस्टेंट मिला है इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला, ये कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के लिए मैंने दिया है, और ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के लिए भी कांस्टेंट के लिए मैंने दिया है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ये TF नॉट और ये TV नॉट, और यहाँ पर ये फ्यूजन इंथैल्पी है और ये वेपराइजेशन इंथैल्पी है। बस ये आप तो गैस कांस्टेंट है, दोनों के लिए न्यू फार्मूला मैंने यहाँ आपको दिया है। तो जिस फार्मूला का जैसे हो यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं 2-4 प्रॉब्लम से हम लोग मुलाकात करते हैं। तो एक प्रॉब्लम से मेरे सामने कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन, मैंने 45 ग्राम ऑफ इथिलीन को लिया है, इसका मोलेकुलर वेट 62 हो सकता है। इसका मैंने फार्मूला लिखा है इथिलीन ग्लाइकोल का, इथिलीन ग्लाइकोल को लिया है, इसका फार्मूला मैंने लिख दिया है। इज मिक्स्ड विद 600 ऑफ वाटर, मैंने इसके साथ मिक्स किया है, और इसका केफ दिया हुआ है, ठीक है ना। नहीं भी दिया है तो मुझे मालूम है कि हम लोग का वाटर का केफ कितना होता है, अरे मुझे मालूम है। मैंने फार्मूला को पुट किया है और सभी केफ का मान लिखा है, W2 का मान लिखा है, M2 का मान लिखा है, W1 का मान लिखा, और मुझे मिल गया डेल्टा TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमको मिल गया। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है ये हमको मिल गया। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन प्राप्त करने के लिए डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF मैंने लिया है, तो डेल्टा TF देख सकते हैं, तभी हमने प्राप्त किया है। और ये मुझे मालूम है, इसमें से इसको मैंने माइनस किया है, ये उधर जाएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस, मुझे डेल्टा TF भी प्राप्त हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी मुझे प्राप्त हो गया। चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है मेरे पास 100 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसको मैं लेता हूँ सॉल्यूट, इसको डिजॉल्व किया हूँ मैं 100 नहीं है 1 ग्राम को मैंने लिया है सॉल्यूट को, और इतना 50 ग्राम ऑफ C6H6 में लिया है, बेंजीन में लिया है, और बाकी हमसे जो है सो कि मोलर मास पूछ रहा है। मैं फार्मूला को सेट करता हूँ और मुझे M2 प्राप्त करना है। M2 को उठाकर मैं यहाँ लेगा, इसको उठाकर मैं यहाँ, और सबका सिर्फ मान मैं पुट करता हूँ। KF का मान मुझे मालूम है, दे दिया, W2 मालूम है, और M2 इसका जो है मुझे प्राप्त करना, तो M2 को यहाँ रख दिया है। डेल्टा TF मुझे मालूम है 0.40, मैंने डेल्टा TF जो पुट किया, और 1000 बाई W1 मुझे 50 ग्राम प्राप्त है। बस इसको कैलकुलेट किया, मुझे 256 ग्राम पर मोल मुझे प्राप्त हो गया। ये भी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, बड़ी आसान सी है, हमसे ज़्यादा मोलर मास ही पूछता है और हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट हमने आसानी से सब समझ लिया है। अब इसके आगे हम लोग फिर मिलेंगे आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर में। थैंक्स।